नमस्कार। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट स्पेसिमेंट जो है आपको बताया और साथ में उसको क्या इंट्रोडक्शन होता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकलती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो आज हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर दिया है, जिससे टाइम हमारा कुछ कम लगे, और क्वेश्चन हम रीड करके आपको बताते हैं, फिर इसके बाद में क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करके समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, मिस्टर जोसेफ ऑन द हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। मिस्टर जोसेफ एक है जो इनके पास एक हाउस है, जो अपने हाउस को इन्होंने रेजिडेंशियल पर्पस पर रखा है, मतलब उसको रहने के लिए, रेजिडेंशियल मतलब रहने के लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन जून 2017। इन्होंने 2017 में उस मकान को कंप्लीट कर लिया था, ये इन्होंने बताया। फिर इसके बाद आगे कहा कि द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹96,000। उसका जो लेटिंग मतलब जो उन्होंने किराए पर बात कही है कि इसका टोटल जो वैल्यू है लेटिंग हाउस का वो 96,000 है। अगर कोई भी अगर उस हाउस को लेना चाहता है रेंट पर तो उसको 96,000 पे करना होगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय 20,000, उसका म्युनिसिपल टैक्स जो उन्होंने पे किया है वो 20,000 पे किया है। ही एक्सपेंड 24,000 वाइट एंड वॉशिंग, मतलब इन्होंने कहा कि 24,000 उसमें उन्होंने अपना पुताई है या इस तरह के अदर एक्सपेंस हैं, साफ सफाई के लिए उसमें एक्सपेंस किया है। ऑन 1 अप्रैल 2015 ही हैड ब्रॉट 30,000 ऑन प्रो नोट एट 12% इंटरेस्ट एंड स्पेंड इट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इन्होंने जो है 30,000 का लोन ले रखा है, जब अपना कंस्ट्रक्शन कराया है, उस मकान को बनवाया है तो 30,000 का उन्होंने लोन लिया है। और इसके बाद इन्होंने कहा नथिंग हैज़ बीन रीपेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार, मतलब इन्होंने किसी तरह का कोई लोन इसका पे नहीं किया है। मिस्टर जोसेफ अर्न सैलरी of 20,000 per month. He has a scooter for going of office and expend for petrol etc. मतलब जो भी उस पर एक्सपेंस इनको सैलरी बेसिस पे वर्क भी करते हैं और 20,000 पर मंथ इनको सैलरी मिलती है। और इनको एक स्कूटर भी इनके पास है जिसका पेट्रोल ऑफिस की तरफ से ऑफिस जाने के लिए मिला हुआ है, और इस पर पेट्रोल और सारे खर्चे ये खुद देते हैं, और जिसका कॉस्ट 1,000 पर मंथ है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड आल्सो ही टोटल इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। इन्होंने कहा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करिए और साथ में टोटल इनकम भी डिफाइन करिए। तो पूरा क्वेश्चन हम एक बार थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाते हैं। कहा गया मिस्टर जोसेफ है जिनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है, उन्होंने अपने इस हाउस को 96,000 एनम पर लेट आउट पे उठा दिया है, किराए पर दे दिया है। इसके बाद उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 20,000, और इसके बाद फिर इन्होंने उस मकान को बनवाने के लिए 30,000 का लोन भी ले रखा है, सैलरी बेसिस पे काम भी कर रहे हैं, जिससे टोटल इनकम क्या होगी ये आपको समझना है। सबसे पहले हमें तो कल मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर एनुअल वैल्यू, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये फुल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे। यहाँ पर आपको मैंने इस फॉर्मेट में बताया कि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आती है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट को कंपेयर करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन न दी गई हो, केवल क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि इतने लेटिंग पे उठा दिया गया, इतने किराया उसका वसूल हो रहा है, तो उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 96,000 हो जाएगा, कोई कंपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर किया गया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर देंगे तो हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में आपको बताया है। फिर इसके बाद डायरेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन
डिमांड करता है कि मेरे एक्सपेंस हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेंस मैंने किया है और उससे रिलेटेड मैंने इनकम किया है, रेंट मुझे मिला है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आपने सारे एक्सपेंस किया है और उसके बदले में हम आपको 30% का डिडक्शन दे देंगे, लेकिन इसके बाद कोई भी डिडक्शन, आपको कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी वो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप एनुअल वैल्यू डिफाइन करेंगे, एनुअल वैल्यू डिफाइन करने के बाद आपको 30% तुरंत डिडक्शन माइनस कर देना होगा, क्वेश्चन में कहा जाए चाहे ना कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेकंड आपका जो कि अगर किसी भी मकान को बनवाने के लिए अगर लोन लिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा प्रीवियस ईयर मतलब जिस वर्ष की इनकम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उस वर्ष का हम पहले प्रीवियस ईयर का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर जो है माइनस करेंगे। इस पर भी छूट मिल जाती है। छूट मिलने का मतलब है कि जो भी इनकम है उसमें से माइनस करके उसकी इनकम को कम कर देना, जिस पर टैक्स कम लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो लोन है वो 30,000 का 30,000 का 12% है। हमारा जो प्रीवियस ईयर में अमाउंट होगा वो 3600 आ जाएगा। एक ये पॉइंट हुआ जो नॉर्मल है, अगर लोन लिया गया है और किसी तरह का भी पे नहीं किया गया है तो जो भी अमाउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट उसी पर जो है हम 50% निकाल कर वो अमाउंट डिडक्शन में डाल देंगे। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है 1/5 का टोटल इंटरेस्ट ऑन मेकिंग डेट, इस पॉइंट को समझना, इंटरेस्ट ऑन मेकिंग डेट, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि लोन लेने की डेट से मकान बनने से पहले जो क्लोजिंग डेट आती है वहां तक का जितना टोटल इंटरेस्ट पे किया गया है उसका 1/5 डिडक्शन मिलता है। तो उसको समझने की जरूरत है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया अप्रैल 1 2015 में जो है लोन लिया गया है और जो मकान बनकर तैयार हुआ है, हाउस कंप्लीट हुआ है, वो जून 2017 में कंप्लीटेड हुआ है। इसका मतलब इसके बीच में जो ड्यूरेशन है वो हमारा, हमने कहा कि लोन लेने की डेट से मकान बनने से पहले जो क्लोजिंग डेट आएगी, तो क्लोजिंग डेट कौन सी आएगी 31 मार्च। तो पहले अप्रैल 2015 से 16 हो जाएगा, 1 ईयर का हमारा 3600 हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 to 17 हो जाएगा, क्लोजिंग डेट हमारा मार्च 31 2017 आएगा। वहां भी पूरा 1 ईयर हो रहा है, इसका 3600 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 साल इसके बीच में गैपिंग है। लोन लेने की डेट से मेकिंग तक 2 ईयर का गैपिंग है। 2 ईयर का हमारा अमाउंट हो जाएगा 7200 और 7200 को 1/5 से मिलता है, तो 1/5 ये वैल्यू हो जाएगी जिसको हम यहाँ पर डिफाइन करके टोटल अमाउंट को प्लस कर लेंगे और फिर एनुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछा, तो टोटल इनकम में मिस्टर जोसेफ के पास तो एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसको इन्होंने लेट आउट पे दिया है, साथ में वो सैलरी बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, कहीं के एम्प्लॉई हैं, तो इनको सैलरी भी मिल रही है, तो वो भी इनकी इनकम हो जाएगी। कोई भी पर्सन कहीं कहीं से भी इनकम करता है वो उसकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। तो इनका जो सैलरी बेसिस करना है वो 20,000 पर मंथ है और इसको 20,000 पर मंथ है और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। और सैलरी पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और सब लोगों को हमने सैलरी में बताया कि कोई भी सैलरी होल्डर है उसको 50,000 रुपये का तुरंत स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, उस पर छूट मिल जाती है, जिस पर उसे टैक्स नहीं देना होता है। हम बार बार कह रहे हैं, हम इनकम इसीलिए डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे सरकार को, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है और टैक्स देने के लिए हम इनकम को डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो उसने रूल्स या कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उसके बिहाफ पे हम उसकी इनकम को डिफाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, तो वो 50,000 का उस पर डिडक्शन गवर्नमेंट देती है।